हेलो दोस्तों, तो चलिए अपन पंचायती राज व्यवस्था को पढ़ रहे हैं। और पंचायती राज व्यवस्था में जो मैंने आपको पहले पढ़ाया है, अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं तो बता देंगे आप लोग आंसर। चलिए देखते हैं, पूछते हैं आप लोगों से क्वेश्चन। चलिए, कितने लोग मुझे बताएंगे सभा, समिति और विदत नाम की जो संस्था थी उसका उल्लेख हमें किस वेद में मिलता है? ऑप्शन आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। ठीक है, सभा, समिति और विदत नाम की जो संस्था थी उसका उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। कितने लोग बताएंगे समिति शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार मिला है? बताओ जरा, समिति शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार मिला है? 8 बार। कल बताया था ना कितनी बार मिला है? 8 बार। सभा का पूछे तो 9 बार और विदत नाम की संस्था का पूछे तो 122 बार उल्लेख हुआ है। अच्छा, आप लोग बताओ मुझे, सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में कहा गया है? सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में कहा गया है? बताओ जरा आंसर। कौन से वेद में कहा है? अथर्ववेद में। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, अथर्ववेद में कहा गया है सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां। क्यों कहा गया भैया? तो आप लोगों को मैंने बताया था विदत नाम की संस्था का उत्तर वैदिक काल में क्या हो जाता है? धीरे धीरे पतन हो जाता है, उसको समाप्त कर दिया जाता है। विदत नाम की जो संस्था थी उसको समाप्त। विदत नाम की संस्था में कौन लोग हुआ करते थे? बताओ जरा। विदत नाम की जो संस्था थी उसमें कौन होते थे? वृद्धजन और विद्वान लोग हुआ करते थे। ठीक है, समिति जो होती थी उसमें साधारण लोग, और विशिष्ट लोग किसमें होते थे? सभा में। सभा के लोग क्या कार्य करते थे? न्याय का कार्य करते थे। राजा को सलाह देने का कार्य कौन करते थे? समिति के लोग किया करते थे राजा को सलाह देने का काम। ठीक है, तो आप लोग को अच्छे से वीडियो देखते रहना, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, अलग से कुछ याद करना ही नहीं पड़ेगा आप लोगों को, बस आपको ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना है। ठीक है, एक एक वीडियो आप देखते चलिए, आपको याद हो जाएगा। तो पंचायती राज व्यवस्था में हमने प्राचीन काल में पंचायती राज व्यवस्था हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने देख लिया था क्या? सबसे पहले प्राचीन काल, उसके बाद हम देखेंगे मध्यकाल, और मध्यकाल के बाद हम क्या देखने वाले हैं भैया? आधुनिक काल में पंचायती राज व्यवस्था का विकास कैसे होता है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं मध्यकाल की। आप लोग अच्छे से जानते हैं मध्यकाल को हम कहां से पढ़ते हैं? हमारे भारत के इतिहास में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ मुगल का शासन होता है, दिल्ली सल्तनत को हम पढ़ते हैं ना। बहुत सारी चीजें भारतीय इतिहास में हम मध्यकाल के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो मध्यकाल का जो भारत का इतिहास है वो तो हम पढ़ेंगे कब? जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तब। लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं किसकी? पंचायती राज व्यवस्था की। तो हमको जानना है कि जो मध्यकाल था उस मध्यकाल में इस पंचायती राज व्यवस्था का कैसी तो पंचायती राज व्यवस्था थी, इसको जानना है। ठीक है, तो मध्यकाल में सबसे पहले हम कहें तो यहां पर क्या होने लगा था? नगरों का विकास होने लगा। आप लोगों को पता है यहां पर मुगल साम्राज्य आ चुका था, वो लोग क्या कर रहे थे? नगरों का विकास कर रहे थे। तो जब भी नगरों का विकास होगा तो पंचायतें क्या हो जाएगी? इन पंचायतों की शक्ति कैसी हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी भैया। पंचायतों की शक्ति कैसी होने लगी थी इस मुगल काल में? कमजोर होने लगी थी। ठीक है, जमींदारी और जागीरदारी जैसी प्रथाएं यहां पर आ गई थी। कैसी? जमींदार लोग हुआ करते थे, बड़े बड़े जागीरदार लोग हुआ करते थे। इनके आने की वजह से ही क्या होता है? पंचायतों का पतन हो जाता है। पंचायतों का क्या हो गया? पतन हो गया। कि जमींदारी और जागीरदारी जैसी यहां पर प्रथाएं मौजूद हो गई, उसके कारण से क्या होने लगा है? यहां पर पंचायतों का पतन हो गया। हालांकि हम जानते हैं हमारे यहां पर शिवाजी का जो शासनकाल था, है ना, जो शिवाजी थे, इन शिवाजी के शासनकाल में ग्राम व्यवस्था काफी अच्छी थी। जो ग्रामीण व्यवस्था थी बहुत अच्छी थी शिवाजी के शासनकाल में। ठीक है, जो शिवाजी थे, शिवाजी के शासनकाल में अष्ट प्रधान हुआ करते थे। 8 मंत्री होते थे। शिवाजी की जो मंत्री परिषद होती है उसमें 8 मंत्री होते थे। वो मंत्री क्या करते थे? उनके पास अलग अलग मंत्रालय होता था। अलग अलग मंत्रालय का उनको क्या होता था?
प्रभार मिलता था, ठीक है, और उस मंत्रालय के कौन हुआ करते थे, वो प्रमुख हुआ करते थे। तो अष्ट प्रधान व्यवस्था आपसे पूछे किसके समय थी, शिवाजी के समय। क्या करते थे ये, तो शिवाजी जो महाराज थे उनको सलाह देने का काम करते थे। अष्ट प्रधान व्यवस्था 8 मंत्रियों का एक समूह हुआ करता था। इसमें ग्राम सभा का जो प्रमुख होता था, ठीक है, शिवाजी के प्रशासन काल में जो ग्राम सभा का प्रमुख होता था, गांव का जो प्रधान होता था, उसे क्या कहते थे, पाटिल कहते थे। क्वेश्चन आप लोगों से बिल्कुल ये पूछा जा सकता है कि ग्राम सभा का जो प्रधान होता था शिवाजी के शासन काल में, उसे क्या कहते थे, तो याद रखेंगे क्या कहते थे, उसको पाटिल कहा जाता था, ठीक है। मध्यकाल में नगरों का विकास हुआ, जमींदारी जागीरदारी जैसी प्रथाएं आने लगी। हालांकि हम जानते हैं शिवाजी के शासन काल में ग्रामीण व्यवस्था में काफी सुधार आया था। अष्ट प्रधान जैसी व्यवस्था हमको यहां पर देखने को मिलती है। ग्राम का जो प्रधान हुआ करता था शिवाजी के समय, उसे क्या कहते थे, पाटिल कहते थे। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपन आधुनिक काल में कैसे धीरे धीरे विकास होता है इस पंचायती राज का, ठीक है। संवैधानिक व्यवस्था तक हम पहुंचने की इसकी कोशिश कर। चलिए देखते हैं अब क्या आधुनिक काल में पंचायती राज व्यवस्था, कैसे हमारे यहां पर आधुनिक काल में पंचायती राज व्यवस्था का विकास होता है धीरे धीरे, इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए हमारे यहां पर अंग्रेजों ने शासन किया है, ठीक है। उसी शासन व्यवस्था से लेकर अंग्रेज जब से आते हैं तब से अब तक का जो इतिहास है उसे हम आधुनिक भारत के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है भैया। अब देखो इस आधुनिक काल में जो पंचायत का विकास हुआ उसको हमको 3 चरणों में बांटकर पढ़ना है, ठीक है। अलग अलग चरणों में हम उसको पढ़ने वाले हैं। अब जब स्टार्टिंग में हमारे यहां पर आ गए हैं अंग्रेज लोग, आप लोगों ने देखा अभी मध्यकाल में धीरे धीरे क्या होता है, पंचायत लगभग समाप्त कर दी जाती है, जमींदारी और जागीरदारी जैसी प्रथाएं यहां पर आ चुकी थी, ठीक है। अब होता क्या है कि जो अंग्रेज लोग थे, इन अंग्रेजों ने हमारे यहां पर शासन किया। अब अंग्रेज लोग शासन करते थे और हमसे क्या लेते थे, ये टैक्स भी लिया करते थे। अब किसान लोगों से टैक्स लेना है, आप लोगों को तो पता है किसान लोग कैसे टैक्स देते हैं, है ना। तो किसान लोगों से टैक्स लेने में इनको बड़ी समस्या आने लगी, किनको, अंग्रेजों को। तब इन्होंने क्या किया, एक व्यक्ति था जिसका नाम था कार्नवालिस। कार्नवालिस नाम का एक व्यक्ति, नाम ध्यान रखेंगे आप लोग, कार्नवालिस। कार्नवालिस जो है, इस कार्नवालिस को भेजा गया भारत में कि आप जाइए और वहां हमें जो टैक्स लेने में समस्या हो रही है उस समस्या का आप क्या कीजिए, समाधान कीजिए। कार्नवालिस ने लगाया दिमाग, क्या करा इसने, बहुत अच्छे से दिमाग लगाता है, सोचता है क्या किया जाए। तो इसने क्या करा भैया, किसान लोगों को हम डायरेक्ट जानते नहीं है, यहाँ के जो स्थानीय लोग होंगे वो किसानों को जानते होंगे, वो क्या है अच्छे से किसानों से क्या कर लेंगे, टैक्स ले लेंगे, ठीक है। इसके लिए वो क्या करता है, यहां पर एक जमींदार को चुनता है, ठीक है, जमींदार को चुनता है और उससे क्या कर लेता है, एक फिक्स डिपॉजिट ले लेता है कि आप लोग हमें, और उसको एक भूमि दे देता है, निश्चित भूमि क्षेत्र दे देता है कि इस वाले भूमि क्षेत्र से आपको क्या करना है, किसानों से टैक्स लेना है, ठीक है। और इससे क्या ले लेता है, एक निश्चित राशि वो पहले से ले लेता है, ठीक है। उसने स्टार्टिंग में 1790 में, कब, 1790 में ये करने का प्रयास किया, ठीक है। अब ये जमींदार लोग क्या करते थे, किसान से टैक्स लेते थे, तो किसानों के ऊपर अत्याचार तो करेंगे ही ये लोग भी, क्यों, आप जानते हो अत्याचारी तो लोगों में कूट कूट कर भरी है, ठीक है। तो वो क्या करते थे, यहां तो दे देते, फिर अपने हिसाब से इन लोगों से क्या करते थे, पैसे लिया करते थे। यह व्यवस्था अंग्रेजों को धीरे धीरे सही लगने लगी, तो उन्होंने क्या करा, 1793 में क्या करा, इसे स्थायी कर दिया गया। और यही जो व्यवस्था थी इसे क्या कहा गया, स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त, आप लोगों से क्वेश्चन पूछे कोई, स्थायी बंदोबस्त कब आया, आप लोग कहेंगे 1793 में। स्थायी बंदोबस्त कब आया, तो 1793 में। किसने लागू किया स्थायी बंदोबस्त को, कार्नवालिस ने। कब लागू किया, 1793 में लागू किया। इस स्थायी बंदोबस्त का जो था, इसी को कहा गया जमींदारी व्यवस्था, इसी को क्या कहा गया, इस्तमरारी व्यवस्था, इसी को कहा गया क्या, माल गुजारी व्यवस्था। कुछ भी पूछे आप लोग लगा देंगे क्या, स्थानीय बंदोबस्त, इसी को क्या गया, जमींदारी, याद रखेंगे, जमींदारी, इस्तमरारी,
इसी को कहा गया मालगुजारी। और हद तो तब हो जाती है क्या, जो जमींदार लोग होते थे इन लोगों को अंग्रेज लोग क्या कर देते, एक डेट फिक्स कर देते थे कि उस तारीख तक आपको ये टैक्स का जो पैसा होगा हमको देना होगा। उस तारीख का जो सूर्य अस्त होगा, उस सूर्य अस्त के पहले आप लोगों को हमको क्या करना पड़ेगा, इसका पैसा देना होगा। इसीलिए इसे ही क्या कहा गया, सूर्यास्त नियम। सूर्यास्त नियम कौन सा नियम है ये, सूर्यास्त नियम कहा गया। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आया। क्या आ गया था यहां पर, स्थायी बंदोबस्त। तो स्थायी बंदोबस्त मैंने यहां पर आप लोगों को क्यों बताया, जरा सोचो आप। देखो अभी तक कौन, ये डायरेक्ट टैक्स ले रहे थे, लेकिन इन्होंने क्या करा, धीरे धीरे स्थानीय लोगों को, जो स्थानीय लोग थे उनको कार्य सौंपना स्टार्ट किया। मतलब यहां पर भी क्या हुआ है, शक्ति का विभाजन हुआ है ना। और हम क्या बात कर रहे थे, विकेंद्रीकरण की बात कर रहे थे पंचायती राज व्यवस्था में। तो यहां पर सबसे पहले कार्नवालिस आता है, स्थायी बंदोबस्त लागू करता है। उसके बाद एक बहुत अच्छे व्यक्ति आते हैं, बताते हैं आपको उनके बारे में। चलिए, आप लोगों ने नाम सुना होगा लॉर्ड रिपन का, सुना है क्या लॉर्ड रिपन का नाम। लॉर्ड रिपन भारत का गवर्नर जनरल बनकर आता है 1880 में। कब आता है ये लॉर्ड रिपन, 1880 में आता है। 1884 तक क्या करता है, भारत में शासन करता है। भारत का गवर्नर जनरल रहता है, 1880 में आया था लॉर्ड रिपन और 1884 तक रहता है। अब इसको क्या हो गया था, धीरे धीरे बातें समझ में आ गई थी, तो इसने हमारे यहां पर क्या कर दिया, जिला बोर्ड का गठन कर दिया। जिला बोर्ड का गठन कर दिया किसने किया है, लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन क्या कर दिया है, जिला बोर्ड का गठन। जिला बोर्ड का गठन करने वाला कौन पूछे तो लॉर्ड रिपन। इस लॉर्ड रिपन ने क्या कर दिया, हमारे यहां पर स्थानीय स्वशासन को लागू कर दिया। लॉर्ड रिपन ने भारत में स्थानीय स्वशासन को लागू कर दिया। गांव के लोगों की सिचुएशन को इसने समझा, देखा कि इन लोगों को क्या करना चाहिए, हमें शक्ति प्रदान करनी चाहिए, इन लोगों से काम करवाना चाहिए। उसे धीरे धीरे समझ में आया, तो उसने क्या कर दिया, यहां पर स्थानीय स्वशासन लागू। तो आप लोगों से पूछे कोई, भारत में स्थानीय स्वशासन लागू किसने किया था, लॉर्ड रिपन ने किया था। ठीक है, आप लोगों से पूछे क्वेश्चन कोई, स्थानीय स्वशासन का जनक कौन भारत में, लॉर्ड रिपन। ठीक है, स्थानीय स्वशासन का जनक पूछे तो कौन, लॉर्ड रिपन था। इसने क्या करा था, स्थानीय स्वशासन को लागू कर दिया था। ठीक है, अब हम देख रहे हैं इतिहास में धीरे धीरे कैसे विकास हो रहा है। आप लोगों को समझ में आ गया स्थायी बंदोबस्त, आप लोगों को समझ में आ गया है क्या, स्थानीय स्वशासन लागू करने वाला कौन, लॉर्ड रिपन। एक कमीशन था, रॉयल कमीशन। रॉयल कमीशन भैया, जो रॉयल कमीशन था 1907 वाला, इस रॉयल कमीशन का काम था क्या, जांच करना। केंद्र और जो प्रांत हुआ करते थे, केंद्र और जो प्रांत थे, इनकी वित्तीय और प्रशासनिक जो व्यवस्था थी, इनकी वित्तीय और प्रशासनिक व्यवस्था जो हुआ करती थी, उसकी जांच करने का काम किसका था, रॉयल कमीशन का। कब का रॉयल कमीशन, 1907 का। रॉयल कमीशन क्या था, आपसे कोई पूछे तो रॉयल कमीशन एक जांच आयोग था। केंद्र और प्रांत की क्या करना था, इसको वित्तीय और प्रशासनिक व्यवस्था की जांच करना था। ठीक है, जब ये जांच करना स्टार्ट करता है और अपनी सिफारिश रखता है अपनी ओर से, तो क्या कहता है पता आप लोगों को, कि रॉयल कमीशन कहता है कि हमको क्या करना चाहिए, गांवों को अधिक से अधिक महत्व देना चाहिए। यदि हमको हमारे देश का विकास करना है तो क्या करना चाहिए, गांवों की ओर अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए। गांवों के जो लोग होते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, हमें शक्ति प्रदान करना चाहिए। तो कोई पूछे विकेंद्रीकरण की सिफारिश किसने की थी, रॉयल कमीशन ने भी विकेंद्रीकरण की सिफारिश की थी। तो प्रथम चरण में आपको इतनी चीजें याद रखना है, क्या क्या, स्थायी बंदोबस्त कार्नवालिस लेकर आया। आप लोगों से पूछे कोई, लॉर्ड रिपन कब आया, कब उसने पंचायती राज व्यवस्था को स्थानीय स्वशासन को लागू किया, तो 1882 में। कब लागू किया था स्थानीय स्वशासन को, 1882 में लागू किया था। लॉर्ड रिपन आया कब, तो 1880 में। लॉर्ड रिपन कब तक रहा, तो 1884 तक रहा। उसने आने के 2 साल बाद भारत में क्या कर दिया था, अच्छे से समझ लिया था, और 1882 में उसने क्या कर दिया, स्थानीय स्वशासन को लागू। तो स्थानीय स्वशासन का क्या कहला गया, वो बापू कहला गया, स्थानीय स्वशासन का जनक कहला गया
लॉर्ड रिपन, ठीक है। 1907 वाला रॉयल कमीशन भी याद रखना, इसने भी हमको हमारे लिए क्या करी थी, विकेंद्रीकरण की सिफारिश की थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब क्या दूसरा चरण। पहला चरण आपको याद रह जाएगा ना, ऐसे ही आप लोगों को याद करना है भैया, है ना, चीजें याद रहनी चाहिए। एग्जाम में अपन से क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन को सही करना है बस, ठीक है। इतना अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। दूसरा चरण हम स्टार्ट करते हैं, दूसरा चरण, ठीक है। इस दूसरे चरण की यदि आप बात करें तो हम पढ़ेंगे इसको कब, देखो ये हमने देखा कब से, हम बोल रहे हैं इसको 1757 से 1919 तक। कब तक बोल रहे हैं, 1757 से 1919 तक। लेकिन हमने बात करी सिर्फ कब की, जब जब हमको आवश्यकता लगी, जहां से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जहां से पंचायती राज को सहायता मिली है, वहां वहां हमने बात कर ली। 1793 की हमने बात कर ली, 1882 की हमने बात कर ली, 1907 की हमने बात कर ली, ठीक है। अब ये हम पढ़ने वाले 1907, 1919 से 1950 तक, ठीक है। 1919 से 1950 में भी आपको सिर्फ एक बात को ध्यान रखना है, 1919 में आया था क्या, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था 1919 में। और जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था में कहा गया क्या, कि जो स्थानीय सरकार है, आपके यहाँ जो क्षेत्रीय सरकार है, उस क्षेत्रीय सरकार के जो विषय हैं, उन विषय को प्रांत के अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरित कर दीजिए। आप क्या करिए, स्थानीय सरकार के जो विषय हैं, उन विषय को कहां भेज दीजिए आप, प्रांत सरकार के अधिकार क्षेत्र में। ऐसा करने से क्या होगा भाई, हम एक आशा कर सकते हैं, ऐसा करने से क्या महसूस कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो स्थानीय सरकार है, वो स्थानीय सरकार अपने हाथ में भी नियंत्रण रखती है। क्या, जब इसके जो कार्य इधर हस्तांतरित करेंगे तो इससे क्या होगा, ये भी प्रांत भी प्रभावित होगा। तो हम कह सकते हैं कि स्थानीय जो क्षेत्र है वो किसको प्रभावित कर रहा है, प्रांत को प्रभावित कर रहा है। तो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में आप लोगों को ध्यान रखना है, स्थानीय सरकार के विषय को प्रांत में स्थानांतरित करने की बात यहां पर कही गई है। साथ ही साथ यहां पर बहुत सारे अलग अलग अधिनियम भी आपको दिखेंगे। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के बाद ही आता है क्या, बंगाल में, जो बंगाल वाला क्षेत्र है ना, आप जानते हैं ना बंगाल वाला क्षेत्र, इस बंगाल वाले क्षेत्र में आया था स्वायत्त शासन अधिनियम। कब आया था, 1919 में यहां पर लागू किया गया स्वायत्त शासन अधिनियम। बंबई की यदि हम बात करें तो बंबई ग्राम पंचायत अधिनियम, बंबई में आया था ग्राम पंचायत अधिनियम 1920 में। कब आया था बंबई ग्राम पंचायत अधिनियम, 1920 में। बंगाल में कब आया, 1919 में। बिहार की यदि हम बात करें, बिहार स्वायत्त शासन अधिनियम 1920 में। आप लोग याद रखेंगे, बिहार स्वायत्त शासन अधिनियम कब, 1920 में। बंबई वाला कब आया, 1920 में। बंगाल वाला कब आ गया था, 1919 में। मद्रास वाले क्षेत्र में आया था 1922 में, मद्रास पंचायत अधिनियम। मद्रास पंचायत अधिनियम कोई पूछे 1922 में। असम स्वायत्त शासन, असम वाला क्षेत्र पढ़ते हैं ना आप लोग इधर 7th सेमेस्टर में, उधर असम स्वायत्त शासन अधिनियम की यदि हम बात करें तो कब आया, 1925 में। तो ये था आपका दूसरा चरण, ठीक है। दूसरे चरण में क्या कहा गया, 1919 से 1950 तक हम दूसरे चरण को देखते हैं। 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, इस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में क्या कहा गया कि जो स्थानीय सरकार है, इस स्थानीय सरकार के विषय को प्रांत के अधिकार क्षेत्र में क्या करना चाहिए, हस्तांतरित करना चाहिए। जिससे हम आशा कर सकते हैं, जिससे क्या हम आशा करेंगे कि जो स्थानीय सरकार है उसके नियंत्रण में क्या है, कुछ क्षेत्र है, ठीक है, प्रांत को क्या कर रही है, वो प्रभावित कर रही है। और इसी के तहत बहुत सारे अधिनियम आते हैं। कौन कौन से, बंगाल वाला आया आपका 1919 में। फिर बात करते हैं बंबई की, तो बंबई स्वायत्त शासन अधिनियम आया 1920 में। उसके बाद बिहार स्वायत्त शासन अधिनियम आता है 1920 में। मद्रास पंचायत अधिनियम आया 1922 में। उसके बाद आता है असम स्वायत्त शासन अधिनियम। कब आया था ये, 1925 में आया। तो थोड़ा डाटा भी आप लोगों को याद करते चलना है, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछेगा ना, यहां से पूछ लेगा बिहार स्वायत्त शासन अधिनियम कब आया, तो आप लोग ध्यान रख लेना बिहार वाला कब आया था, 1920 में। पूछे असम स्वायत्त शासन अधिनियम 1925 में, है ना। ऐसे मैप से भी याद रख लेना, ठीक है। बंगाल वाला क्षेत्र है ऊपर, बंगाल वाला जो क्षेत्र ऊपर है ना, बंगाल और बिहार पास पास में, आप इधर
एक ही लाइन में आप लोगों को दिख जाएंगे ना, इधर बिहार दिखेगा आपको, इधर बंगाल दिखेगा। तो बंगाल वाला आया था कब? 1919 में। बंबई वाला कब आया? 1920 में। मुंबई वाला क्षेत्र तो थोड़ा नीचे महाराष्ट्र में, ठीक है। इधर है आपका कौन सा? बिहार वाला क्षेत्र। इधर है आपका कौन सा? बंगाल वाला क्षेत्र। इधर है आपका मुंबई वाला क्षेत्र। मद्रास आपका साउथ में आ जाता है, असम वाला क्षेत्र उत्तर पूर्व में आता है। तो बंगाल के स्वायत्त शासन अधिनियम की बात करें 1919, बंबई वाला 1920, उसके बाद बिहार वाला 1920, मद्रास वाला कब आया था? 1922 में। और सबसे लास्ट में आप लोगों को याद रखना है असम स्वायत्त शासन अधिनियम 1925, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं आगे की चीजों को। चलिए, तो मजा तो अब आने वाला है जब हम पढ़ेंगे 1950 से आगे। 1950 से आगे बढ़ते हैं। चलिए 1950 से आगे की कहानी सुनते हैं। क्या होता है आप लोग जानते हैं 1950 में हमारे यहाँ पर संविधान लागू हो गया था। और संविधान लागू हुआ तो उसके लिए आपको पता है संविधान सभा बनी थी। संविधान सभा में भी इस पंचायती राज को लेकर क्या हुई? बहुत लंबी बहस चली। पंचायती राज व्यवस्था को लेकर बहुत लंबी बहस चलती है। कुछ लोग इसको मना करते हैं, कुछ लोग कहते हैं पंचायती राज को लागू किया जाए। लास्ट में जो गांधी जी थे, महात्मा गांधी, उनके सिद्धांतों को मान्यता दी जाती है और कहा जाता है कि आप भारत में पंचायती राज को क्या करना चाहिए? लागू करना चाहिए। पंचायती राज को क्या करना चाहिए भैया? लागू करना चाहिए, है ना। पंचायती राज को जब लागू करेंगे तो उन्होंने कह दिया कि एक अनुच्छेद बना देते हैं हम, क्या? अनुच्छेद 40। इस अनुच्छेद 40 में उल्लेख होगा किसका? पंचायत का। लेकिन जैसे ही इसको अनुच्छेद 40 में लागू किया, बहुत बड़ी समस्या सामने आ जाती है। क्या? ये जो अनुच्छेद 40 है आपका, ये आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? डीपीएसपी, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है उसके अंतर्गत आता है। और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ना, वो बाध्यकारी नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व बाध्यकारी नहीं है। आप चाहे तो उनको लागू करें, चाहे तो नहीं लागू करें। मतलब पंचायत आपकी इच्छा है, किसी भी राज्य के ऊपर डिपेंड करेगा। आपको चाहे तो बनाओ, आपकी इच्छा है तो नहीं बनाना है, ठीक है। तो बहुत सारे राज्यों ने पंचायत नहीं बनाई, ठीक है। अब आ जाती है बात एक और आर्टिकल की 246 अनुच्छेद 246 में। अनुच्छेद 246 में क्या कहा गया कि जो स्थानीय सरकार है, इन स्थानीय सरकार से संबंधित जो स्थानीय शासन है, इस स्थानीय शासन से संबंधित जो भी कानून होगा वो कौन बनाएगा? राज्य के विधानमंडल बनाएगा। स्थानीय शासन से संबंधित, ये लिख लेंगे आप लोग, स्थानीय शासन से संबंधित कानून कौन बनाएगा? राज्य विधानमंडल। राज्य का जो विधानमंडल होगा वह बनाएगा स्थानीय शासन से संबंधित। आर्टिकल 40 में क्या कोई पूछे तो पंचायत, आर्टिकल 40 पूछे तो पंचायत, 246 पूछे तो स्थानीय कानून से स्थानीय शासन से संबंधित जो भी कानून होगा कौन बनाएगा? राज्य का विधानमंडल बनाएगा, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या पंचायत, चलो आर्टिकल बना दिया। 1950 में भारत का संविधान भी लागू हो गया। अब क्या करना था? हम हमारे देश का विकास करना था। तो देश का विकास करने के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 2 अक्टूबर 1952, है ना। संविधान लागू होने के 2 वर्ष के बाद की बात है। इस डेट को नहीं भूलेंगे, याद रखेंगे। 2 अक्टूबर 1952 की संध्या काल में स्टार्ट किया गया क्या? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। क्या स्टार्ट किया गया भैया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लागू किया गया। क्या कहा गया कि अब हम क्या करेंगे? छोटे छोटे स्थानों पर क्या करने वाले हैं? विकास करने वाले। धीरे धीरे हमारे देश का क्या करेंगे? विकास करेंगे। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया तो इसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? जो स्थानीय लोग हैं वो सहयोग करने चाहिए। गांवों की जो पंचायत है वो क्या करनी चाहिए? सहयोग करनी चाहिए। तभी तो हम सामुदायिक विकास कार्यक्रम को क्या कर पाएंगे? मतलब उनको सफल बना पाएंगे। और इसी को आगे बढ़ाने के लिए 1953 में 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा का गठन कर दिया। विस्तार सेवा, याद रखना है इसको, राष्ट्रीय विस्तार सेवा, है ना। इसी का बड़ा रूप है। जब समुदाय का विकास हो गया, समुदाय का विकास हो रहा है तो अब राष्ट्र का भी क्या करना है? विकास करना है। 1953 में ये कब स्टार्ट किया सामुदायिक विकास कार्यक्रम? तो 1952 में। इसको कब स्टार्ट किया? 1953 में स्टार्ट किया। याद रखना है दोनों डेट आपको, ठीक है। अभी लास्ट में मैं आपको सारी डेट पूछने भी वाला हूं, ठीक है। आप लोगों को आंसर भी बताना है। 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा का गठन किया गया, राष्ट्रीय विस्तार सेवा को स्टार्ट किया गया। लेकिन इस बात से हमको
कोई फायदा नहीं हुआ। समस्या ये क्या होती है, लगभग लगभग असफल होती हुई दिखाई देती है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी असफल होते हुए दिखाई देते हैं और जो राष्ट्रीय विस्तार सेवा है वो भी क्या होती है, असफल होती हुई दिखाई देती है। तो अब क्या किया जाए, जो राष्ट्रीय विकास परिषद थी, उस राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी आते हैं, एक व्यक्ति को चुनते हैं और वह व्यक्ति जिनका जन्म हुआ था गुजरात में, कहां पर हुआ था, गुजरात में, और गुजरात के 2 बार वो कौन रह चुके हैं, सीएम रह चुके हैं। गुजरात दूसरे सीएम थे, गुजरात के दूसरे मुख्यमंत्री थे जिनका नाम था बलवंत राय मेहता। क्या नाम था उनका, बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता, मेहता जी से कहा जाता है, भाई साहब आप हमको बताओ जरा इस बात के का कारण कि ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्यों असफल हो गए हैं। हमने तो देश का विकास करने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा जैसे कार्यक्रमों को लागू किया था, लेकिन देश का तो विकास ही नहीं हो रहा है। बलवंत राय मेहता जी कहते हैं रुकिए आप लोग, मैं बताता हूं आपको इसका कारण। तो बलवंत राय मेहता जी के अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाती है। कब, समिति का गठन आपको याद रखना है, समिति का गठन कब किया गया, तो 16 जनवरी 1957 को बलवंत राय मेहता समिति का गठन कर दिया जाता है और कहा जाता है आप लोग हमको इसका कारण बताइए। ये लोग क्या करते हैं, बलवंत राय मेहता जी के साथ और भी लोग होते हैं, सब मिलकर इस बात की जांच करते हैं और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। रिपोर्ट कब प्रस्तुत की इन्होंने, ये डेट भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता, तो हम इसको भी याद कर लेते हैं। 24 नवंबर, कब, 24 नवंबर 1957 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी और कह दिया क्या कि आप लोग सुनिए मेरी बात, आप लोग क्या गलती कर रहे हैं। यहां पर जो स्थानीय स्वशासन है ना, स्थानीय स्वशासन को ज्यादा से ज्यादा मान्यता दो, पंचायतों को मान्यता दो, स्थानीय लोग आपका सहयोग करेंगे तभी तो आप लोग क्या कर पाएंगे, देश का विकास कर पाएंगे। एक छोटी जगह से जब विकास स्टार्ट होगा तभी तो बड़े लेवल तक विकास पहुंचेगा। तो इन्होंने रखी क्या, आप लोग एक काम करिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाइए। किसको अपनाइए भैया, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को। तो बलवंत राय मेहता ने दी कौन सी, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किसने दी, बलवंत राय मेहता ने। उन्होंने कहा आपको गांव का जो स्तर होता है वहां पर ग्राम पंचायत होनी चाहिए, गांव वाले स्तर में क्या करना चाहिए, ग्राम पंचायत बनाना चाहिए, ग्राम पंचायत का गठन करो। फिर उन्होंने कहा क्या, जो ब्लॉक स्तरीय मंडल होता है वहां पर आप क्या करिए, पंचायत समिति का गठन कीजिए, पंचायत समिति बनाइए। फिर कहते हैं जिला वाले स्तर पर क्या करिए, जिला परिषद का गठन कीजिए। तब लोगों को समझ में आएगा कि हमको भी क्या करना है, देश की सेवा में भाग लेना है, देश के विकास में हमको क्या करना है, भाग लेना। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछे, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किसने कहा था, बलवंत राय मेहता ने। किसने कहा था, बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता समिति कब बनाई गई, 16 जनवरी 1957 को बलवंत राय मेहता समिति का गठन। उसने अपनी रिपोर्ट कब रखी, बताओ जरा, 24 नवंबर 1957 को, ठीक है, बलवंत राय मेहता जी ने। आप लोग बताएंगे मुझे, बताओ तो जरा, लॉर्ड रिपन कब आया था, बताओ जल्दी से। लॉर्ड रिपन कब आया था, 1880 में, है ना। कार्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया था, बताओ जल्दी से। कार्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू 1753 में। कार्नवालिस पूछे तो 1753 में स्थायी बंदोबस्त, है ना। उसके बाद आप लोगों से पूछे, लॉर्ड रिपन ने भारत में स्थानीय स्वशासन लागू कब किया था, 1880 में तो वो आया था, ठीक है। 1882, क्या करेंगे, 1882 कब तक रहा था, तो 1884 तक रहा था। आया कब था, 1880 तक, 80 में आया था। 1882 में उसने स्थानीय स्वशासन को लागू कर दिया, 1884 में उसने क्या कर दिया, यहां से चल दिया भैया।
है ना। ये डेट आप लोगों को याद रखना है बिल्कुल। आप लोगों से पूछे विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब से स्टार्ट किए गए, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर गांधी जयंती की संध्या काल 1952, है ना। राष्ट्रीय विस्तार सेवा कब, तो 1953। आप लोगों से पूछे राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था, बताओ जरा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट करके, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। तो आगे का जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें सारी की सारी समिति को एक साथ पढ़ेंगे। इस बलवंत राय मेहता समिति से स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, सारी जो भी समितियां बनी उन सब समितियों को हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक भैया, धन्यवाद।